स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा पॉजिटिविज्म के बारे में और हमने पॉजिटिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे वेरियस सोशल स्कॉलर्स पॉजिटिविज्म के बारे में क्या कहते हैं और वह कैसे साइंस और सोशोलॉजी को रिलेट कराते हैं। सबसे पहले और मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं अगस्त कॉमत। ही इज फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म और उनका जो टेक्स्ट है उसका नाम है द पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें आप देखिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है फिलॉसफी। इसका एक मीनिंग है, जब मैं अभी ये डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। ही नेवर कलेक्टेड डेटा एंड डिड नॉट यूज positivistic method, rather he tells how scientific methods can be used, therefore he can be termed as positivistic philosopher। इस पॉइंट से आपको ये पता लगेगा उन्होंने कोई पॉजिटिविस्टिक मेथड यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। उन्होंने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने आउटलाइन किया कि कैसे सोशोलॉजी में साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। तो इन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया, लेकिन उसकी फिलॉसफी को हाईलाइट किया, इसीलिए इनको कहा जाता है द पॉजिटिव फिलोसोफर और इनकी जो बुक का नाम है द पॉजिटिव फिलोसफी। बाय कलेक्टिंग हिस्टोरिकल डेटा ऑफ सोसाइटी ही गेव इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ऑल्दो उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा तो कलेक्ट किया और इवोल्यूशनरी थ्योरी दिखाई। इवोल्यूशनरी थ्योरी उन्होंने किस सेंस में दी? उन्होंने कहा थियोलॉजिकल सोसाइटी थी वो थी 1300 एडी तक। उसके बाद आई मेटाफिजिकल सोसाइटी जो थी 1300 से लेके 1800 एडी तक। और उसके बाद आई मॉडर्न पॉजिटिविस्टिक और साइंटिफिक सोसाइटी 1800 एडी के ऑनवर्ड्स। अब आप देख सकते हैं इन्होंने सोसाइटी का इवोल्यूशन होते दिखाया है। ये जो इवोल्यूशन है आप रिलेट कर सकते हैं इससे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन का। एक ऑर्गेनिज्म जो शुरुआत में सिंगल सेलुलर होता है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो मल्टी सेलुलर बन जाता है। तो सिमिलरली सोसाइटी भी पहले थियोलॉजिकल थी, यहाँ पे रिलीजन का ही बोलबाला था। फिर उसके बाद मेटाफिजिकल हुई, मीन्स लोगों ने रिलीजन को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मॉडर्न हो गई और यहाँ पर साइंस का बोलबाला स्टार्ट हो गया। As per him, sociology can understand causal explanation of evolution of society। ये जो evolution of society है, इसका causal explanation हम लोग समझ सकते हैं। And also analyze social change and social continuity। अब ये कह रहे हैं ये जो social change हुआ या social evolution हुआ, इसका causal analysis उन्होंने कैसे किया? उन्होंने causal analysis किया on the basis of idea। थियोलॉजिकल सोसाइटी में आइडिया क्या था? रिलीजन का। मेटाफिजिकल सोसाइटी में आइडिया क्या था? मैंने आपको एक वो बताया था, ह्यूमनिज्म, एम्पिरिसिज्म, रियलिज्म, ये कुछ चल रहा था। और मॉडर्न पॉजिटिविस्ट या साइंटिफिक सोसाइटी में जो आइडिया था वो था सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। आप देख रहे हैं कैसे आइडिया के बेसिस पे सोशल चेंज हो रहा है, और इसी आइडिया के बेसिस पर इन्होंने सोसाइटी को और या इसके इवोल्यूशन को क्लासिफाई कर दिया। एक चीज और इनकी राइटिंग में देखने को मिलती है, सोशल चेंज तो हो रहा है, सोसाइटी थियोलॉजिकल थी, फिर मेटाफिजिकल थी, फिर मॉडर्न पॉजिटिव साइंटिफिक सोसाइटी है, लेकिन कुछ ना कुछ सोशल कंटिन्यूटी भी साथ साथ में है। मीन्स सोशल चेंज और सोशल कंटिन्यूटी साथ साथ में चलते हैं। सोशल स्ट्रक्चर डू कंटिन्यू ड्यू टू करस्पॉन्डेंस डिपेंडेबिलिटी एमॉन्ग ह्यूमन सोशल नीड्स। जैसे सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, फैमिली, रिलीजन। फैमिली आपको इस सोसाइटी में भी दिखेगी, इस सोसाइटी में भी दिखेगी, इस सोसाइटी में दिखेगी। तो सोशल कंटिन्यूटी आपको ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी।
लेकिन फैमिली में कुछ फॉर्म तो चेंज हुआ होगा, फैमिली भी चेंज हुई होगी, तो फैमिली में सोशल चेंज दिख जाएगा। इस टाइप का डिस्कशन जो है वो अगस्त को हम करते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर चेंज होता भी है, सोशल चेंज का जो कारण है वो कह रहे हैं वो तभी होता है जब सोशल नीड सरपास कर जाती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी को। मींस मान लिया पहले एम्प्लॉयमेंट जो था वो फैमिली प्रोवाइड करा देती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सोशल एवोल्यूशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म चेंज हो गया। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट इनके हाथों में है, ना कि फैमिली के हाथों में। तो आप देख रहे हैं जब सोशल नीड ने सरपास किया अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो एक नया सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया, कंपनीज आने लगी, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन सोशल चेंज देखने को मिल गया। उसके साथ साथ सोशल कंटिन्यूटी भी बनी रही, फैमिली जस की तस रही, बस उसने अपना फॉर्म बदल लिया, उसने कुछ फंक्शंस किसी और इंस्टीट्यूशन से कराने लगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर करप्शन एवोल्यूशन, करप्शन आया तो उसके एवोल्यूशन के लिए एक सोशल मूवमेंट चलाया गया, उसके रिस्पॉन्स में एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया लोकपाल। जबकि पहले की सोसाइटी में जो करप्शन एवोल्यूशन का काम था वो या तो फैमिली देखती थी या एजुकेशन सिस्टम, लेकिन आज की सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है लोकपाल, क्योंकि फैमिली और एजुकेशन सिस्टम अपना फॉर्म चेंज कर रहा है धीरे धीरे। तो आप देख रहे हैं कैसे सोशल कंटिन्यूटी एंड सोशल चेंज इस समाज में साथ साथ चल रहा है। He termed sociology as मदर क्वीन ऑफ ऑल साइंस। अब आप देखिए इन्होंने सोशोलॉजी को साइंस तो कहा, लेकिन उससे भी ऊपर इन्होंने क्वीन साइंस कहा, मीन्स मदर या क्वीन। अदर साइंस इज मेनली डील इन फैक्चुअल एनालिसिस। दूसरी साइंस तो जो लिखा फैक्ट, मैं आपको एक कॉलोकियल लैंग्वेज में बताता हूँ। फैक्ट का मतलब होता है जो दिखे वही लिखें। फैक्ट बस ये मानिए जो दिख जाए, जो सेंसरी एक्सपीरियंस से आ जाए वही फैक्ट है। अब चलिए डिस्कशन करते हैं। ये सोशोलॉजी को मदर साइंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं फैक्चुअल एनालिसिस तो साइंस भी कर लेती है, टेम्परेचर चेंज साइंस ने देखा, जो दिखा वही लिख दिया डेल्टा टी। लेकिन सोशोलॉजी के ऊपर तो डबल बर्डन है। डबल बर्डन कैसा? एक तो इसको फैक्ट्स भी एनालाइज करने हैं, एक तो इसको मान लिया अगर ये पैट्रियार्की पे स्टडी कर रही है तो पैट्रियार्की पे कुछ डेटा भी स्टडी होगा, लेकिन इसको माइंड भी स्टडी करने होते हैं। अगर पैट्रियार्की की स्टडी करनी है तो एक सोशोलॉजिस्ट को बात करनी होगी कुछ मेल से, कुछ फीमेल से, उनसे इंटरेक्शन के बाद उसको डेटा लेना पड़ेगा। तो पहले इंटरेक्शन आएगा, बाद में डेटा आएगा, तो उसको माइंड रीडिंग भी करनी पड़ेगी। जबकि साइंस के केस में तो एक साइंटिस्ट है, उसने टेम्परेचर चेंज करने के लिए किसी का दिमाग थोड़ी ना पढ़ना है, या टेम्परेचर चेंज को पढ़ने के लिए किसी का दिमाग पढ़ना ही नहीं है उसे। तो इसलिए सोशोलॉजी पर तो डबल बर्डन है, इसीलिए इसको क्वीन या मदर साइंस कहा गया। सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मीन्स ये मदर साइंस है, क्वीन साइंस है, उच्चतम कोटि की साइंस है। Therefore, regressive training is required for the researcher to keep emotions away from research, while for other sciences it is easy to use scientific methods. Therefore, sociology is the queen of all sciences. अब क्योंकि जो डेटा है सोसाइटी में वो तो ह्यूमन के द्वारा ही दिया जाता है। अगर आप ह्यूमन से बहुत ज़्यादा सिंपैथी, एम्पैथी रखेंगे तो आप उस डेटा को निकाल ही नहीं पाएंगे। मान लिया एक पॉजिटिविस्ट स्कॉलर है जो डोमेस्टिक वायलेंस पे स्टडी कर रहा है। अगर वह डोमेस्टिक वायलेंस पे स्टडी कर रहा है और वह देख रहा है कुछ इंसिडेंट वो एक सोसाइटी में, मान लिया एक हाउस 1 में गया, उसने वहाँ पे रीड किया, एक हाउस 2 में गया, वहाँ पे रीड किया। अगर वह हाउस 1 में जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस देखता है और उसको अपने डेटा D1 में लिखता है, लेकिन
उसे ये लगता है यार ये डोमेस्टिक वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत है, महिला के साथ या पुरुष के साथ अत्याचार है, और वह उसको रोकना या समझाने की प्रक्रिया में लग जाता है। तो आप देखिए वो सिंपैथेटिक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी रिसर्च में दिक्कत कर लिया। अब उसे जो डेटा पॉइंट हैं वो सही से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सोशलॉजिस्ट जो है या पॉजिटिविस्ट सोशलॉजिस्ट है जो, उसे ये कहा जाता है कि आप जब भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जाएं सोसाइटी में, तो अपने इमोशंस, सिंपैथी, एम्पैथी, इन सभी चीज़ों को एक कोने में रख के जाएं, जिससे कि आप डेटा को सही तरीके से कलेक्ट कर पाएं। इसीलिए सोशलॉजी को कहा गया मदर या क्वीन ऑफ ऑल साइंस बाई अगस्त कॉम। तो आप देख रहे हैं अगस्त कॉम कैसे सोशलॉजी को साइंस कह रहे हैं। उसके अलावा ये क्वीन साइंस कह रहे हैं। क्वीन साइंस के क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डबल बर्डन जैसा कुछ इन्होंने बताया। अब आप देखिए बुक में मैंने जो टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, आप बस उनको ही पढ़िएगा, आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सबसे मेन कीवर्ड है वो है पॉजिटिविस्टिक फिलोसोफर। उसके बाद 3 स्टेजेस को मैंने हाईलाइट किया रखा है, तो आप समझ जाएंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी दी गई है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी है तो साइंस है, साइंस है मीन्स पॉजिटिविस्ट है। फिर मैंने देखिए हाईलाइट किया है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। फिर मैंने हाईलाइट किया है सोशल चेंज एंड सोशल कंटिन्यूटी। फिर मैंने हाईलाइट किया है नीड्स अवेलेबल सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने हाईलाइट किया है सोशल चेंज, सोशल नीड्स, सोशल इंस्टीट्यूशन। फिर हाईलाइट किया है मदर क्वीन ऑफ ऑल साइंस, डबल बर्डन, हाईएस्ट ऑर्डर उच्चतम कोटि, रिग्रेसिव ट्रेनिंग, इमोशंस, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। अब बताइए इस पूरे टॉपिक में इन कीवर्ड्स के अलावा कोई क्या दूसरा कीवर्ड इंपॉर्टेंट था? नहीं, मैंने इन सभी कीवर्ड को हाईलाइट किया, जिससे कि आप रिवीजन जब भी करें, जब एग्जाम साइकिल के पास हो, तो आप रिवीजन विद इन फ्यू सेकेंड कर लें एक पेज का। बस इसलिए आपको बार बार शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े और आप उसके कंटेक्स्ट को समझ पाए। चलिए अब दूसरे स्कॉलर आते हैं, इमाइल दरखैम। इमाइल दरखैम भी एक पॉजिटिविस्ट स्कॉलर है। अगर ये पॉजिटिविस्ट हैं तो आप पहले ही से जानते हैं, ये सोशोलॉजी को साइंस के आसपास बताएंगे या साइंस ही बताएंगे। चलिए देखते हैं ये सोशोलॉजी को साइंस कैसे बताते हैं। इनको कहा गया मेथोडोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने जो साइंस की मेथोडोलॉजी है उसको अपनी रिसर्च पर अप्लाई किया। मीन्स इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया, जबकि अगस्त कॉम्ते के केस में इन्होंने कोई भी साइंटिफिक मेथड्स को अपनी रिसर्च में यूज नहीं किया था। ये दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए इनको कहा गया मेथोडोलॉजिकल पॉजिटिविस्टिक सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया। एज पर हिम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल फैक्ट। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है इनके डरकहाइम में? सोशल फैक्ट। इन्होंने सोशोलॉजी को सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल फैक्ट कहा। अब सोशल फैक्ट को इन्होंने सोशल फैक्ट कीवर्ड क्यों दिया? क्योंकि ये सोशोलॉजी को बताना चाहते थे ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि और सब्जेक्ट्स में नहीं मिलते हैं। मीन्स ये सब्जेक्ट जो है वो और सब्जेक्ट से डिफरेंट है। तो सोशोलॉजी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की वजह से इन्होंने कुछ टर्म्स कॉइन किए, जिससे कि सब्जेक्ट का लोड लिया जाए, सब्जेक्ट की वाहवाही हो पाए। ऐसा कुछ मानना था इमाइल डरकहाइम का, और इसी कंटेक्स्ट में इन्होंने सोशल फैक्ट जैसा एक शब्द दिया। अब सोशल फैक्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपके सोशल फैक्ट क्या है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं सोशल फैक्ट क्या नहीं है। सोशल फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, डेमोग्राफिक फैक्ट नहीं है, या बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है, या डेमोग्राफिक फैक्ट क्या है, बायोलॉजिकल फैक्ट क्या है। मैंने कहा आंसू या टीयर्स। अब टीयर्स की जो सच्चाई है, चोट लगने पर टीयर्स कुछ अलग टाइप के हैं, दिल टूटने पर टीयर्स कुछ अलग हैं, और भारत या क्रिकेट टीम की जीत पर, मान लिया इंडियन वर्ल्ड कप जब जीत जाता है, इंडियन वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में जो टीयर्स हैं वो अलग है, ठीक है। और चोट लगने पर जो टीयर्स आ रहे हैं वो जो अगर आप फैक्ट मानेंगे
वो है बायोलॉजिकल फैक्ट, क्योंकि बायोलॉजी के बेसिस पर जो फैक्ट आ रहे हैं, जो टीयर्स आ रहे हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्ट है। मैंने आपको बताया फैक्ट मतलब जो दिखे वो लिखे, ये मान के चलिए। तो जो दिख जाए वही फैक्ट है। दिल टूटने पर भी टीयर्स आते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? साइकोलॉजी। तो ये हो गए साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये जो टीयर्स हैं अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरीके से काम करेंगे। लेकिन भारत क्रिकेट टीम की जीत पर जो टीयर्स आ रहे हैं वो है सोशोलॉजिकल फैक्ट। अब ये सोशोलॉजिकल फैक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो फैक्ट है ये सोसाइटी की वजह से आ रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, फिर और समझ में आएगा। सोशल फैक्ट्स इन इंडिया: मैरिज, कास्ट, डेमोक्रेसी, कुंभ मेला। कुंभ मेला इंडिया में सोशल फैक्ट हो सकता है, लेकिन यूएसए में कुंभ मेला एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। तो पर्टिकुलर सोसाइटी का एक फैक्ट है, उसको कहा गया सोशल फैक्ट। कुछ सोशल फैक्ट ऐसे हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड दिखाई पड़ते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे मैरिज। तो इस डिस्कशन से आपको यह पता लगता है कुछ फैक्ट्स हमें ऐसे दिख जाते हैं जो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के कारण है। अगर सोसाइटी है तो वो है, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो वो नहीं होंगे। अगर क्रिकेट ग्राउंड पर इतनी भीड़ ना हो और टीम ना जीते तो ये टीयर्स क्यों आए? तो मीन्स ये जो टीयर्स आए ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से आए, इसलिए इनको कहा गया सोशल फैक्ट। अब एक आपके माइंड में डाउट डालता हूं, फिर बताता हूं कि सोशल फैक्ट क्या होता है। डर्कहाइम जो है वो सुसाइड को भी सोशल फैक्ट कहते हैं। उनके लिए सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, और मैं आपको बता रहा हूं सोशल फैक्ट वही है जो सोसाइटी की वजह से हो। तो आपका एक क्वेश्चन होगा मेरे से कि सर क्या सुसाइड की वजह सोसाइटी होती है? ये क्वेश्चन है। और बात करें डर्कहाइम की, तो वो कहते हैं सुसाइड का जो कारण है वो सोसाइटी ही है, ना कि साइकोलॉजी। तो आप समझे, सोसाइटी के कारण एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसे कहते हैं सोशल फैक्ट। ये कहना है डर्कहाइम। अब आप समझ गए होंगे सोशल फैक्ट, बायोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या क्या डिफरेंस है। अब ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोशल फैक्ट्स इन इंडिया, लेकिन एज पर सम सोशल स्कॉलर, पर्टिकुलरली डर्कहाइम के द्वारा देखें तो वो सोशल फैक्ट्स क्या बता रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क। आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क अगर है वो क्यों है? क्योंकि सोसाइटी है, इसीलिए काम है और इसीलिए काम को बांटा जा रहा है। तो सोसाइटी के कारण ही तो डिवीजन हो रहा है काम का। अगर सोसाइटी ना हो तो काम का डिवीजन ही क्यों हो? तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक सोशल फैक्ट है, सुसाइड एक सोशल फैक्ट है। अब ये आप थोड़ा रिसर्च करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि सुसाइड एक सोशल फैक्ट क्यों है। मैं ये डाउट आपका क्लियर करूंगा जब मैं डर्कहाइम चैप्टर आपको डिस्कस करूंगा। ऐसे ही करें, रिलीजन एक सोशल फैक्ट है। रिलीजन एक सोशल फैक्ट क्यों है? मान लीजिए अगर सोसाइटी ना हो, ठीक, या कोई सोशल स्ट्रक्चर ना हो, तो क्या रिलीजन एग्जिस्ट कर पाएगा? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है रिलीजन की? शायद नहीं। तो इसलिए रिलीजन एक सोशल फैक्ट है। तो ये जो की टर्म है सोशल फैक्ट, इसको बस सोशोलॉजी में ही यूज किया जाए ऐसा कुछ मानना था डर्कहाइम का। ये सोशोलॉजी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहते थे। अब देखते हैं सोशल फैक्ट के बारे में और क्या कहा गया। वी डू समथिंग एज अवर सोशल ग्रुप सोसाइटी वांटेड फ्रॉम अस टू डू सो कैन बी टर्म्ड एज सोशल फैक्ट। मीन्स कुछ एक सोशल फोर्स रहता है, उस सोशल फोर्स के कारण एक एक्ट होता है, उस एक्ट को हम सोशल फैक्ट कह देते हैं। जो वो एक्ट लेकिन यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, मीन्स एक लार्जर सोसाइटी में दिखना चाहिए। एक और अच्छा एग्जांपल आपको सोशल फैक्ट का देता हूं और क्लियर हो जाएगा। आई विंकिंग।
इसे कहते हैं आंख मारना। दो सिनेरियो हैं। एक है 5 महीने का बच्चा जो अपनी मदर की लैप में है, वो अपनी मदर को आई विंग करता है, एक सिनेरियो ये है। और एक है राहुल गांधी जी। ये जब संसद में बैठे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब ये अपने बगल में बैठे हुए सांसद को जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको आई विंग करते हैं। तो अब आप बताइए, इन दोनों केसेस में आपको कौन सा एक्ट जो है वो सोशल फोर्स के कारण हुआ? क्या बच्चे ने आई विंग करी क्योंकि वहां पर कोई सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी, या उसने सोसाइटी की वजह से करी? नहीं, वो उसने बायोलॉजी की वजह से की। उसे मन किया, उसे लगा कि आंख में कुछ दिक्कत है, तो उसने आई विंग कर दी। जबकि राहुल जी ने अगर आई विंग करी तो उसका एक सोशल मीनिंग है। इसलिए यहां पर ये एक सोशल एक्ट की तरीके से यूज हुआ, तो यहाँ पे इसको सोशल फैक्ट कह सकते हैं। तो इसलिए सोशल फैक्ट बहुत डायनेमिक चीज है और इसको केस टू केस बेसिस पर या सोसाइटी के बेसिस पर देखा जाता है। ये तो बात रही सोशल फैक्ट की। अब शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशल फैक्ट क्या है और क्या नहीं। If behavior is conforming to prescription of the society, that is normal social behavior, and if not conforming, it is abnormal or pathological behavior. If behavior has nothing to do with collective prescription, it is non-social. Social facts are continuous and recurrent. मेन जो एक पैरामीटर है सोशल फैक्ट को जानने का या कहने का, उसमें यह है ये रिकरेंट होने चाहिए, बार बार आपको देखने में मिल जाने चाहिए। मीन्स आप एक घर में देखेंगे, दूसरे घर में देखेंगे, विद इन सिटी देखेंगे, विद इन स्टेट देखेंगे, विद इन कंट्री देखेंगे, तो आप इसका प्रेजेंस पाते हैं, तभी ये सोशल फैक्ट कहा जाएगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में जिसमें मैंने आई विंकिंग का एग्जाम्पल दिया, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि हाउ सोशल फोर्स इज यूज्ड फॉर एनी एक्ट। उसको आप बस सोशल एक्ट तक मानिए, सोशल फैक्ट उसको समझने की जरूरत नहीं है। बस मैंने उसको आपको समझाने के लिए कहा था। सोशल फैक्ट्स आर कंटिन्यूअस एंड रिकरेंट इन कैरेक्टर, हेंस वी कैन collect scientific evidence through inductive analysis, deductive analysis, cause effect relationship on them। अब जो भी सोशल फैक्ट है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, रिलीजन, अब क्योंकि ये रिकरेंट होते हैं, बताया कंटिन्यूअस होते हैं, तो आप इस पे स्टडी भी कर सकते हैं, इस पे डेटा भी फाइंड ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया जिसका जो दिखे और वही आप लिखें, मीन्स वो फैक्चुअल है। अब सोशल फैक्ट जो है वो दिख जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, रिलीजन, और रिकरेंट भी है, तो जो दिख रहा है वो आप लिख देते हैं, तो वो हो जाता है फैक्चुअल और वही हो जाता है साइंटिफिक। तो इस पूरे डिस्कशन से ये पता लगता है सोशल फैक्ट की स्टडी आप अगर करते हैं ऑन बेस्ड ऑन डेटा, तो ये हो जाता है साइंटिफिक। तो सोशोलॉजी एंड साइंस इज कन्वर्जन, ये कह रहे हैं डरकहाइम साहब। Methodology to study social facts, observation, verification, classification, experimentation, hypothesis and then developing generalization, means पूरा proper scientific method जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, scientific method फॉलो हुआ है। These social facts can be presented in a scientific way, hence sociology is a science। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स, वो पॉजिटिविस्ट क्यों कहे जाते हैं। इसमें दो सिनेरियो हैं। कार्ल मार्क्स एक सेंस में पॉजिटिविस्ट हैं और दूसरे सेंस में वह फिलोसोफर हैं। मींस इनकी जो राइटिंग है एक सेंस में वो है प्रिस्क्रिप्टिव। चलिए देखते हैं ये इसका मीनिंग क्या है।
ही इज ए पार्ट पॉजिटिविस्ट, ये आधे पॉजिटिविस्ट या आंशिक पॉजिटिविस्ट हैं, पूरे पॉजिटिविस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एस इज एनालिसिस ऑफ सोसाइटी टिल अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड फैक्ट्स, but his prediction about post-capitalist society, that is, prediction of communism, present him more like a philosopher rather than sociologist. इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मार्क्स एनालिसिस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, बताते हैं सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि इसमें पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगी, फिर उसके बाद स्लेव सोसाइटी और एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो आप देख रहे हैं इन्होंने एवोल्यूशन तो बताया, एवोल्यूशन का जो तरीका है वो किस बेसिस पे बताया इन्होंने, मटेरियल रियलिटी के बेसिस पे, मींस टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इसलिए एवोल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है? पहले बोज एंड एरो हुआ करते थे, स्लेव और एंशिएंट सोसाइटी में बात कर रहे हैं तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड टूल्स बन गए। फ्यूडल सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो गई, मींस और इवॉल्व हो गई। मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजन जैसी चीज़ें आने लगी। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। यहाँ तक तो जो इन्होंने एनालिसिस करी वो की डेटा के बेसिस पे। अब वो डेटा कौन सा था? वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने जो हिस्टोरिकल एनालिसिस की वो की डेटा के बेसिस पे, लेकिन जो ये लास्ट स्टेज इन्होंने बताई वो शायद इन्होंने अपने मन से बताई, इन्होंने कोई डेटा नहीं लिया, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बात है, समाज कैसा होगा तो इसका डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जिस चीज को इन्होंने डेटा के बेसिस पे एनालाइज किया उसको तो हम फैक्चुअल कह सकते हैं। तो इतनी एनालिसिस के लिए तो ये पॉजिटिविस्ट कहे जा सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है यहाँ पर इनकी जो एनालिसिस है वो पॉजिटिविस्ट एनालिसिस नहीं है, इसको पॉजिटिविस्ट नहीं कहेंगे। ये जो एनालिसिस है ये फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा ओरिएंट करती है, क्योंकि ये बता रहे हैं समाज कैसा होना चाहिए। समाज कैसा होना चाहिए कम्युनिस्ट सोसाइटी में? एगैलिटेरियन, क्लासलेस मॉडर्न सोसाइटी। और ये बात है फ्यूचर की सोसाइटी की। मार्क्स डिड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड ही फाइंड आउट द स्टेजेस ऑफ मेटलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू आउट यूरोपियन हिस्ट्री। हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मार्क्स की जो भी एनालिसिस है वो ओनली यूरोपियन सोसाइटी पर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है यूरोपियन सोसाइटी। आप इसको कंफ्यूज मत करिए एशियन सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी। While talking about slave society, he collected data from Germany, France, Italy from 12th to 16th century। आप अपनी बुक में यहाँ पे टाकिंग कर लीजिएगा, ये मैंने टेकिंग लिख दिया है, मैं टीम को बोल के इसको सही करा दूंगा, आप यहाँ पे टाकिंग कर लीजिएगा। स्लेव सोसाइटी की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है इन्होंने लिया, उसका डेटा कहाँ से लिया? जर्मनी, फ्रांस, इटली, मीन्स पॉजिटिविस्ट। डेटा बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं, पॉजिटिविस्ट हो गए। 16वीं से 18वीं सदी की बात करें तो डेटा लिया ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को फाइंड किया, मीन्स इस सोसाइटी। कलेक्टेड डेटा फ्रॉम आर्काइव, हेंस हिज डेटा सोर्स आर ऑथेंटिक एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, और जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीन्स पॉजिटिविस्ट। While talking about capitalism, he closely observed the labor camps in Britain। ये रह के इन्होंने एनालिसिस करी, जो दिखा इन्होंने वही लिखा, इसलिए इनको कहा गया फैक्चुअल एनालिसिस। फिर इसमें भी ये पॉजिटिविस्ट कहे जा सकते हैं। तो यहां तक तो ये हो गए पॉजिटिविस्ट। हाउएवर इन कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये फ्यूचर सोसाइटी है, इन्होंने इसको मॉडर्न क्लासलेस सोसाइटी कहा। इन्होंने कोई क्लास रही नहीं जाएगी जो कि पहले थी, फ्यूडल लॉर्ड, सर्फ, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, मास्टर स्लेव्स, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं रह जाएगी, कोई क्लास नहीं रह जाएगी। और जो सोसाइटी होगी वो एगैलिटेरियन होगी, क्लासलेस मॉडर्न सोसाइटी होगी, मीन्स टेक्नोलॉजिकली बहुत इवॉल्व होगी, लेकिन कोई क्लास नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। ऐसा कुछ मानना था मार्क्स का, इसलिए इसको कहा गया फिलॉसफी। इन्होंने बताया समाज कैसा होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसा मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी को सोचते हैं, क्या कभी ऐसी सोसाइटी हो पाएगी? इनका प्रेडिक्शन क्या कभी सही हो पाएगा? However, soon it was realized that sociology cannot be developed on the lines of natural science। लेकिन आप देख रहे हैं कार्ल मार्क्स
भी साइंस की तरफ सोशोलॉजी को ले जा रहे हैं, डर्कहाइम भी साइंस की तरफ सोशोलॉजी को ले जा रहे हैं, अगस्त कॉम्ट भी ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे साइंस ने अपना रूप बदला, साइंस ने डिस्ट्रक्शन किया, साइंस ने लोगों की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, तो लोगों का जो मन था वो साइंस से भी विचलित होने लगा। तब लोगों ने कहा कि क्यों ना हम सोशोलॉजी को भी साइंस से दूर ले जाएं, क्योंकि साइंस में भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, तो सोशोलॉजी को भी क्यों साइंस की तरफ ले जाएं। ऐसा कुछ इस कंटेक्स्ट में लोगों ने इसके प्रैक्टिकल लिमिटेशंस बताना स्टार्ट किया। डिफिकल्टी ऑफ बीइंग एम्पिरिकल एंड यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन मीन्स, इन्होंने कहा सोशोलॉजी एम्पिरिकल हो ही नहीं सकती है। पॉजिटिविस्ट चाहे जितना कहें, लेकिन सोशोलॉजी कभी एम्पिरिकल नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप एनालिसिस करने जा रहे हैं तो पॉजिटिविस्ट क्या कहेगा, मैं जाऊंगा और डेटा लूंगा और कंक्लूजन दूंगा, ये तो पॉजिटिविस्ट कहेगा। अब बात करें नॉन पॉजिटिविस्ट की, वो ये कहेगा भाई आप जाएंगे, ये जो डेटा आप ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं वो डेटा आपको क्या सही मिल पाएगा। आप किसी महिला से पूछेंगे आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या वो आपको सही से बताएगी, क्योंकि कुछ सोशल प्रेशर होगा उसके ऊपर, वो शायद आपसे मना कर दे। या अगर आप कहेंगे मैं पूछूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व करूंगा, मैं जाऊंगा घर में बैठ जाऊंगा और देखूंगा कि किस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कि नहीं, तो आप बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है। आप अगर घर में जाएंगे, क्या पता उस दिन डोमेस्टिक वायलेंस हो ही ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो नॉन पॉजिटिविस्ट बताते हैं कि सोशोलॉजिकल रिसर्च में आएगी, इसलिए इसको एम्पेरिकल तो कह ही नहीं सकते और यूनिवर्सल भी नहीं है। यूनिवर्सल क्यों नहीं है, क्या पता एक घर में कुछ लग रहा हो, एक घर में कुछ ना हो, मीन्स आप इसको जनरलाइज नहीं कह सकते। डिफिकल्टी इन एक्सपेरिमेंटेशन, सोसाइटी सोशल ग्रुप्स कैन रिफ्यूज टू टेक पार्ट। आपने डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च करने की कोशिश की, सोसाइटी और सोशल ग्रुप आई नहीं। या एक और एग्जांपल दूं, आप चाइल्ड लेबर पे स्टडी करने जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर, आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, मान लीजिए आप पॉजिटिविस्ट हैं, पॉजिटिविस्ट जाएगा, वो फैक्ट्री ओनर से पूछेगा भाई आपके यहाँ कितने चाइल्ड लेबर हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करेक्ट आंसर देगा। पहली चीज तो ये, मान लिया ये आंसर नहीं देगा, पॉजिटिविस्ट और ट्राई किए करेगा, वो कहेगा मैं डायरेक्ट जाऊंगा फैक्ट्री में, चुपचाप इसको ऑब्जर्व करूंगा। तो बताइए क्या फैक्ट्री ओनर इस पॉजिटिविस्ट स्कॉलर को एंट्री देगा। तीसरा केस, मान लिया उसे एंट्री भी मिल गई, चुपचाप बैठ गया अंदर जाके, लेबर बन के बैठ गया जाके, क्या इस बात को ये बहुत दिन तक छुपा पाएगा कि वह सोशलॉजिस्ट है, लेबर नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं जो एक पॉजिटिविस्ट स्कॉलर को देखने को मिल जाएंगी अगर वह साइंस के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा। यही बात हाईलाइट करते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर। डिफिकल्टी इन टेस्टिंग रिजल्ट्स, और रिजल्ट को टेस्ट करने में भी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिविस्ट है, उसने डोमेस्टिक वायलेंस पे एक बहुत अच्छी रिसर्च करी और बहुत कहीं डेटा ढूंढ के लाया और उसने कहा डोमेस्टिक वायलेंस 50% घरों में होता है, ये मान लिया, उसने कंक्लूजन दे दिया। अब उस कंक्लूजन को फिर से एक बार चेक किया जाए, मनाया उसका, अब वो जाता है 50% घरों में, क्या उसको वह रिजल्ट से सिमिलर मिल पाएगा, या वो लोगों से कहेगा चलिए आप वायलेंस करिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो क्या वो रिकॉर्ड करेंगे। ये सब दिक्कतें आएंगी रिजल्ट टेस्टिंग में, कैन नॉट बी टेस्ट। दूसरी चीज, एक तो यह है कि सोशल सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं या लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं जब एक रिसर्चर उनके सामने जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए स्मॉल लेबोरेटरी। जो सोशोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं ये आप एक बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं जैसा कि साइंस में कर देते हैं।
यहाँ आप फील्ड में जाते हैं और फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कहना है नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर का। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। अब बहुत सारे लोग चाहिए टेस्टिंग के लिए, ना कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि साइंस में होता है। वेबर, जो कि एक नॉन पॉजिटिविस्ट कहे जाते हैं, सेज दैट देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी। वो कह रहे हैं सोसाइटी की जो साइंस है, साइंस ऑफ सोसाइटी किसे कहा गया? सोशोलॉजी। तो ये कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी। वो सोशोलॉजी को ऑब्जेक्टिव होने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकती। क्यों? सिंस सोशल एक्शंस मस्ट बी अननोन इन टर्म्स ऑफ मीनिंग दैट मैन अटैचेस टू देम। अब ये एक नया कीवर्ड है, सोशल एक्शंस। सोशल एक्शंस वही एक्शंस होते हैं जो सोसाइटी को ध्यान में रख के किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई विंकिंग का एग्जाम्पल लेता हूं। एक बच्चा और राहुल गांधी, इनका जो बच्चे का जो एक्शन था, जो 5 महीने का था, इसका जो एक्शन है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने आई विंक करी। जबकि राहुल जी ने जो आई विंक करी, इन्होंने पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के ही आई विंक की। आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको सोशल एक्शन क्यों कह रहा हूँ, और बच्चे का जो आई विंकिंग है उसको मैं सोशल एक्शन नहीं, बायोलॉजिकल एक्शन कह रहा हूँ या रिफ्लेक्सिव एक्शन कह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ डेफिनेशन है सोशल एक्शन की, वेबर की। और ये कह रहे हैं सोशल एक्शन को आप चलिए स्टडी करने जा रहे हैं। सोशलिस्ट क्या करेगा? सोशल एक्शन को स्टडी करेगा। लेकिन सोशल एक्शन की मीनिंग अलग होती है, जैसा कि एक मैन उसको समझे। मीन्स किसी ने कुछ एक्शन, जैसे एक टीचर है, वह क्लास में पढ़ाने आता है, उसकी टीचिंग का नजरिया, उसको देखने का नजरिया एक तो पहला एक है, एक टीचिंग का नजरिया देखने का 2 है। स्टूडेंट 1 जो है, 2 स्टूडेंट है मान लिया क्लास में, टीचर एक पोडियम पे सेम तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट उसी टीचिंग को अलग तरीके से समझ रहा है, दूसरा स्टूडेंट 2 उसी टीचिंग को अलग तरीके से समझ रहा है, और इन सभी स्टूडेंट के अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट भी अलग अलग आ रहे हैं, मीन्स एग्जाम में ये परफॉर्मेंस भी अलग ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक सोशल एक्शन 1 टीचिंग एक सोशल एक्शन है, क्योंकि ये ध्यान में रख के किया जा रहा है एक स्टूडेंट के। टीचिंग ये भी एक सोशल एक्शन है, जबकि टीचर तो एक तरीके से एक्ट कर रहा है, उसका तो सोशल एक्शन एक ही है, लेकिन उसको समझने का नजरिया अलग अलग है। मीन्स एक सोशल एक्शन जो कि किया जा रहा है, उसको समझने का नजरिया अलग होता है, तो लोग मीनिंग अलग तरीके से अटैच करते हैं एक पर्टिकुलर सोशल एक्शन पर। तो अब बताइए, एक पॉजिटिविस्ट जाता है, वो एक बच्चे से पूछेगा तो वो कुछ और बताएगा, एक बच्चे से पूछेगा तो कुछ और बताएगा, और जबकि टीचर सेम तरीके से टीच कर रहा है। तो आप बताइए क्या रिजल्ट्स जो हैं उस सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होंगे, रिलायबल होंगे, वैलिड होंगे? बस यही डाउट रेज करते हैं वेबर साहब। वो कहते हैं आप सोशल एक्शन को स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी मीनिंग्स अलग होंगी डिफरेंट एक्टर्स के साथ। एक और स्कॉलर है थियोडोर एडोर्नो, हाईलाइट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइंस इन प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड एटसेट्रा, सो वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेलिब्रेशन ऑफ साइंस। वो ये कह रहे हैं आप सोशलॉजी को साइंस कहना तो भूल ही जाइए, आप पहले तो बात करिए साइंस की, जो खुद में इतनी खराब सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, वर्ल्ड वार हो रहा है, और आप साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसकी मेथोडोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं, आप मेथड्स बना रहे हैं, ये सब भूल जाइए, और साइंस को ही वो बहुत गलत सब्जेक्ट बता रहे हैं। ऐसा कुछ कहना है थियोडोर एडोर्नो का। एक हैबरमास है, वो कहते हैं हैबरमास ऑब्जर्व द साइंस इन द मेकिंग इज एज सब्जेक्टिव एज एनी अदर ब्रांच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एज व्हाट इज द पर्पज एंड मीनिंग ऑफ साइंस रिसीव डिफरेंट आंसर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम बाय डिफरेंट पीपल। ये कह रहे हैं साइंस खुद में ही सब्जेक्टिव है, जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है
आपने जैसे अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आप जानते होंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद आई क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक साइंस, दोनों क्योंकि साइंस कहे जाते हैं क्योंकि फिजिक्स के ही पार्ट है, तो आप हैबरमास कुछ ऐसा कह रहे हैं कि कभी साइंस न्यूटोनियन मैकेनिक्स के चश्मे से देखी जाती है, कभी साइंस क्वांटम मैकेनिक्स के चश्मे से देखी जाती है, और जबकि दोनों आपस में बहुत अलग हैं। तो साइंस ही बहुत सब्जेक्टिव है, यही अपना रूप चेंज कर लेती है। किसी के लिए ये न्यूटन साहब के लिए मैकेनिक्स अलग है, और जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये फिजिक्स अलग है। तो जब साइंस ही आप बहुत सब्जेक्टिव है, तो क्यों आप सोशोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ कहना है हैबरमास। एक और स्कॉलर जो कार्ल जंग हैं वो कहते हैं indicates that various aspects of life like happiness, beauty, pleasure, bliss are not quantifiable even with the help of scientific method। वो कह रहे हैं आप बात तो कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स की, साइंस साइंस साइंस, लेकिन बताइए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैप्पीनेस है, ब्यूटी है, प्लीजर है, ब्लिस है, कि आप इसको क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो जब आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप इसको कैसे फैक्चुअल कह पाएंगे। तो फैक्चुअल नहीं होगी तो आप इसको साइंटिफिक मेथड में कैसे रीड कर पाएंगे। जब आप साइंटिफिक मेथड में रीड नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे उसे साइंस कह पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट तो कर ही रही हैं। तो इसका मतलब ये है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस की चश्मे में फिट ही नहीं हो रही हैं, तो क्या हम उसको स्टडी ना करें। तो कार्ल जंग कहते हैं आप साइंस को भूल जाइए, आप बस चीज़ों को स्टडी करिए, चाहे वो साइंस के नज़रिए में फिट हो या ना हो। अब कंक्लूजन देखते हैं। ए रिसर्चर नीड टू बी केयरफुल ऑफ इट्स लिमिटेशन एंड अवॉइड ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड एज पेनेसिया टू ऑल रिसर्च। आप सेम कंक्लूजन अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इस कंक्लूजन में बोला गया है रिसर्चर को बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए और लिमिटेशंस भी देखने चाहिए पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी के, और उसको साइंस की कमियां भी पता होनी चाहिए, और वह डायरेक्ट साइंस बेस्ड कंक्लूजन ना निकालने लगे, बजाय कि वह देखे मीनिंग्स बिहाइंड एनी सोशल एक्शन। वह मीनिंग पर भी फोकस करे, इंडिविजुअल पर भी फोकस करे, ना कि सोशल स्ट्रक्चर पर ही फोकस करता रहे। इसके अलावा वह साइंटिफिक मेथड को सभी मर्जों की दबा ना मान के चले। वह जानता हो कि इवन साइंस भी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन या क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकती है। जब इस बारे में आप अवेयर होंगे तब आप सोशल रिसर्च सही से कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई पॉजिटिविज्म एंड सम क्रिटिक। अब बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट। इनको पोस्ट एंड पॉजिटिविस्ट क्यों कहा गया, या पोस्ट पॉजिटिविज्म क्यों कहा गया। पॉजिटिविज्म जो है वो फिलॉसफी है साइंस और सोशोलॉजी को कन्वर्ज करने की। वहीं पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं हमें साइंस और पॉजिटिविज्म का इतना लोड क्यों ही लेना, क्योंकि इसमें इतना कुछ है ही नहीं, ये तो सब बेकार सी चीज़ है। वास्तव में क्यों बेकार सी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को तो क्वांटिफाई नहीं कर सकती है। इवन साइंस भी डायनेमिक है, वह खुद ही अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है। इसके कारण बहुत विनाश हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप अपने सब्जेक्ट को, इतना अच्छा सब्जेक्ट जो है उसको साइंस के चश्मे से देखना चाहते हैं। पहला तो व्यू है पोस्ट पॉजिटिव का ऐसा है। कुछ फेमस पोस्ट पॉजिटिविस्ट जैसे कार्ल पॉपर, थॉमस कुन लिखते हैं। कार्ल पॉपर in his book The Logic of Scientific Inquiry criticizes the method of inductive empiricism extensively used by modern scientists। मैंने आपको पहले बता दिया इंडक्टिव अप्रोच क्या है साइंस में। D1, D2, D3 के बेसिस पे कंक्लूजन निकालना, ये है इंडक्टिव एम्पिरिसिज्म। अब देखते हैं कार्ल पॉपर इसके बारे में क्या कहते हैं। द मेथड इज फ्लॉड बिकॉज ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट अराइव्स एट जनरलाइजेशन। आपने कह दिया एक टेररिस्ट अटैक T1 यहाँ पे हुआ, टेररिस्ट अटैक T2 कहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक T3 कहीं हुआ, और एक तीनों
डेटा पॉइंट को मैच करके कह दिया एक पर्टिकुलर कंट्री टेररिस्ट कंट्री है। तो कार्ल पॉपर इस टाइप के एनालिसिस को गड़बड़ बता रहे हैं। वो ये कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी प्रूव रॉन्ग इन फ्यूचर। अगर डेटा पॉइंट D1, D2, D3 एक एक्टिविटी की तरफ ओरिएंट हो रहे हैं, क्या पता डेटा पॉइंट D4 ऐसा आए जो इसको ट्रू ना बोलता हो, तो शायद आपकी ये पूरी जो थ्योरी है वो गलत हो जाए। जैसे कि टेररिस्ट अटैक T1 बाई पाकिस्तान, टेररिस्ट अटैक T2 बाई पाकिस्तान, T3 बाई पाकिस्तान, लेकिन एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में ऐसा होता है जो करा देता है मान लिया बांग्लादेश या श्रीलंका। तो फिर आप क्या कह पाएंगे, टेररिज्म इन इंडिया इज फंडेड बाई पाकिस्तान। शायद ये बात फॉल्स हो जाएगी जब ये डेटा पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी प्रूव रॉन्ग इन फ्यूचर। बस आपको एक डेटा पॉइंट ढूंढना है, एक पॉइंट के बाद पुरानी नॉलेज गलत हो जाएगी। सो नो नंबर ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स कैन कन्फर्म ए थ्योरी टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ बट ए सिंगल नेगेटिव आउटकम कैन फॉल्सिफाई इट। वो ये कह रहे हैं आप बहुत प्रयास करिए और एक थ्योरी बनाइए। आप बहुत सारे डेटा पॉइंट लीजिए D1, D2, D3 और फिर उससे एक थ्योरी बनाइए थ्योरी। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं लेकिन बस एक काम करना है आपको, आप एक डेटा पॉइंट ऐसा ढूंढिए जो इन सबको फॉल्सिफाई कर देता हो। अगर इस डेटा पॉइंट ने इन बातों को फॉल्सिफाई कर दिया तो ये थ्योरी जो बनाई थी ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए अपना वो किस पे होना चाहिए, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन पे। मीन्स हम फॉल्सिफिकेशन पे फोकस करें तो हम साइंस कहलाएंगे, ऐसा कुछ मानना है इनका साइंस के प्रति। जैसे पहले हम 9 प्लैनेट्स की बात करते थे, अब 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थ्योरी को फॉल्सिफाई किया गया। इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। Popper is known for his attempt to refute the classical positivist account of the scientific method by replacing induction with the theory of falsification। चलिए इसमें और थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ इसका मतलब क्या है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन का। हमने साइंटिफिक मेथड पढ़े, साइंटिफिक मेथड में हमने देखा हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं, एक लॉ तक ले जाते हैं या थ्योरी बिल्ड करते हैं। मान लिया एक लॉ L1 बना या थ्योरी T1 बनी, जो कि बनाया एक साइंटिस्ट S1 ने। चलिए फिर इसको बेस मान के एक लॉ बना L2, एक थ्योरी बनी T2 जो बनाई साइंटिस्ट S2 ने। चलिए फिर इसको बेस मान के एक लॉ बना L3, T3 बाई साइंटिस्ट S3 और ऐसा चलता चला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो एक लॉ से दूसरा लॉ, दूसरे लॉ से तीसरा लॉ बनाने में नहीं होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री सिस्टम की तरीके से ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट बनाया फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाया, ऐसे आप लॉ बनाते चले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं अपना जो फोकस होना चाहिए वो फॉल्सिफिकेशन पे होना चाहिए। मीन्स हम अगर इसको फॉल्सिफाई कर दें कोई एक पॉइंट पे तो ये जो भी सिस्टम जो भी हमने थ्योरी या लॉज बनाए हैं ये सभी गलत हो जाएंगे और इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को ये कहते हैं साइंस। ये कह रहे हैं जहां पे आप एक डेटा पॉइंट से आप फॉल्सिफाई करिए और उसको ही ये साइंस कहते हैं। द फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय कार्ल पॉपर is a way of demarcating science from non-science. It suggests that for a theory to be considered scientific, it must be able to be tested and conceivably proven false. Means ये कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरी उसी को कहा जाएगा जो फॉल्स प्रूव करी जा सके। एक और एग्जांपल मैं देता हूं सोसाइटी के केस में तो आप उसको और अच्छा समझ पाएंगे।
चाइनीज सोसाइटी का एग्जांपल लीजिए, इसको आप साइंटिफिक सोसाइटी कहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे जी हाँ, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है तो ये तो साइंटिफिक होगी ही होगी। लेकिन कार्ल पॉपर ये कहते हैं ये साइंटिफिक सोसाइटी नहीं है। क्यों नहीं है? वो ये कह रहे हैं साइंस के लिए थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन जरूरी है। अब थ्योरी ऑफ किसी चीज को फॉल्स करने के लिए आपको डिबेट डिस्कशंस चाहिए। मीन्स उस सोसाइटी में डिबेट डिस्कशंस पे अहमियत होनी चाहिए। मीन्स वह सोसाइटी ओपन होनी चाहिए, वहां पे जो नॉलेज सिस्टम है वो भी ओपन होना चाहिए। तभी तो आप उसको फाल्सीफाई कर पाएंगे, जब सभी लोगों को एक नॉलेज सिस्टम के बारे में पता हो, उसके बारे में वो रिसर्च करें और उसको गलत साबित करने की कोशिश करें। वहाँ पे डिबेट्स हों, डिस्कशन हो, डायलॉग्स हों, तभी वो फाल्सीफाई हो पाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं चाइनीज सोसाइटी के केस में ये तो एक क्लोज सोसाइटी जैसी समझ में आती है। यहाँ पे जो हो रहा है वो किसी को पता ही नहीं है। एक लॉ L1 बन रहा है, उससे लॉ L2 बन रहा है, उससे लॉ L3 बन रहा है, बस लॉ पे लॉ बने पड़े हैं और इन लॉ को बस बता दिया जाता है, इसके पीछे की कहानी कुछ बताई नहीं जाती है। तो अगर ये क्लोज सोसाइटी है और इसमें इवन आप क्वेश्चन भी रेज नहीं कर सकते हैं तो आप इसको कभी फाल्सीफाई कर ही नहीं सकते हैं इसमें कुछ भी। तो जब आप फाल्सीफाई कर ही नहीं पाएंगे तो क्यों ही इसको साइंटिफिक करें। तो इसलिए चाइनीज सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी नहीं है। इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो कार्ल पॉपर का फोकस है वो है कोई प्रोडक्ट पे नहीं है। मीन्स लॉ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि लॉ L1 है या L2 है या L3 है। वो ये कह रहे हैं आप प्रोसेस में जाइए, प्रोसेस पे फोकस करिए और प्रोसेस फाल्सिफिकेशन के बेसिस पर बनाइए। मीन्स लोगों में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जिससे लोग फाल्सीफाई कर पाए। ऐसा कुछ कहना है कार्ल पॉपर का। अब आप और क्लियर इसको समझ पाए होंगे कि ये किस कंटेक्स्ट में थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन या प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द hypothesis that all swans are white can be falsified by observing a black swan. अभी तक जितने भी स्वान्स हैं वो वाइट दिखे, हमने कह दिया ऑल स्वान्स आर वाइट, ये सदियों से चला आ रहा। लेकिन जिस दिन ब्लैक स्वान दिख गया उस दिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और बस ये जो प्रोसेस है गलत करने की, इसको ही ये कहते हैं साइंटिफिक। कहते हैं यही तो साइंस है। आप साइंस क्या है? मीन्स जहाँ पे ओपननेस हो, जहाँ पे क्वेश्चन लोग कर सकें एग्जिस्टिंग नॉलेज को, वही साइंस है। ना कि L1 से L2 बनाया से L3 बनाया, ये साइंस नहीं है। एक मेथडोलॉजी या मेथड फॉलो करने को साइंस नहीं कहते हैं। ये फोकस करते हैं प्रोसेस पे। साइंस फेल फॉर पॉपर, साइंस शुड अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव ए थ्योरी। साइंस का काम लॉ बनाने का नहीं है, L1 से L2 से L3। वो ये कह रहे हैं साइंस का काम थ्योरी को डिस्प्रूव करने का है। अगर आप वो प्रिंसिपल्स बने रहने देंगे सोसाइटी में, वह एथिक्स बनी रहने देंगे जिससे लोग L1, L2, L3 को फाल्सीफाई कर पाए, तभी आप साइंटिफिक सोसाइटी कहे जाएंगे। रादर देन अटेम्प्ट टू कंटिन्यूअली सपोर्ट थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस। इस बात का क्या मतलब है? साइंटिस्ट ने एक मेथड दे दिया जिसको कह दिया साइंटिफिक मेथड, और वो ये कह रहे हैं साइंस वही होगी जो इसको फॉलो करेगा। अगर आप साइंस को इतना क्लोज कर देंगे तो ये फॉल्स कैसे हो पाएगी? यही कंसर्न है पॉपर का। तभी ये इसको साइंस नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं मेथड्स में मत फंसो, प्रोसेस में आ जाओ। ये जो फाल्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है या क्वेश्चनिंग का प्रिंसिपल है, ये जिंदा रहने दो सोसाइटी में, तभी आप साइंटिफिक कहे जाएंगे। ऐसा कुछ कहना है कार्ल पॉपर का। साइंस कैन नॉट
explain absolute truth, it only studies the truth which is subjected to observation. ये कह रहे हैं साइंस भी इतनी ताकतवर नहीं है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जानती हो. मीन्स ऑल साइंस आर वाइट, ये तब तक वाइट है जब तक ब्लैक नहीं दिख रहा है. तो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है ये तो ऑब्जर्वेशन जैसा है, वो उसको बता रहे हैं. जिस दिन ब्लैक मिल जाएगा साइंस भी उस दिन बोल्ड हो जाएगी, ऐसा कुछ कहना है कार्ल पॉपर का. कार्ल पॉपर इज ए प्रिस्क्रिप्टिव राइटर, नॉट ए डिस्क्रिप्टिव. ही रोट ऑन व्हाट साइंस शुड डू. मीन्स कार्ल पॉपर ये नहीं कह रहे हैं साइंस कैसी है, वो ये बता रहे हैं साइंस को कैसा होना चाहिए. मीन्स साइंस को होना चाहिए थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन के आधार पर, जहाँ पे ओपननेस हो सोसाइटी में, जहाँ पे क्वेश्चनिंग, डायलॉग, ऐसा कुछ हो. तो साइंटिफिक सोसाइटी साइंस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कैसी होनी चाहिए, ना कि जो आज की साइंस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. पॉपर आर्ग्यूज दैट ऑल नॉलेज इंक्लूडिंग साइंटिफिक नॉलेज इज प्रोविजनल. क्षणभंगुर है. ऑल साइंस आर वाइट तब तक हैं जब तक ब्लैक नहीं मिल रहा है. एंड कंजेक्चुरल, तुक्केबाजी है. तुक्का क्यों कहा गया? ऑल साइंस आर वाइट तुक्का ही है, क्योंकि जब जिस दिन ब्लैक मिल गया ये तो तुक्का हो जाएगा ना. आप जब तक नहीं मिल रहा था तब तक ये तुक्का ही कहा जाएगा. देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आवर नॉलेज ऑफ ऑल फिनोमेना इज एट बेस्ट टेंटेटिव. ये करें आप साइंस साइंस चिल्लाएं बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा ये है, टेंटेटिव ही है. ही इज क्वेश्चनिंग साइंस इटसेल्फ, नॉट जस्ट पॉजिटिविज्म. अब देख रहे हैं आप, मैंने जितना भी इनको डिस्कस किया इसमें ये जो इनका फोकस है वो साइंस को ही क्रिटिसाइज करने में है. ये साइंस की एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं. साइंस और सोशलॉजी की तो बात ही छोड़िए, ये साइंस को ही खराब बता रहे हैं. फॉर पॉपर साइंस शुड अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव ए थ्योरी रादर देन अटेम्प्ट टू कंटिन्यू सपोर्ट थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस. ऐसा नहीं है हाइपोथेसिस पे हाइपोथेसिस दिए पड़े हैं, L1 से L2 से L3 पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक और पोस्ट पॉजिटिविस्ट हुए. पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने इसका मीनिंग क्या है? ये भी साइंस को कुछ बेकार सी चीज बताते हैं. थॉमस कुन इन हिज बुक द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये है थॉमस कुन, argues that what is considered as scientific truth is simply a product of an agreement amongst the members of the scientific community of the day. मीन्स ये कह रहे हैं आप जिसे साइंस कह रहे हैं वो साइंस बस है उनकी नज़र में जो इसको साइंस जैसा कहते हैं. मीन्स बोले 10 लोग मिल गए, 10 साइंटिस्ट बैठे, मान लिया 10 साइंटिस्ट बैठे जिन्होंने अपने आप को साइंटिस्ट बोल दिया. उन्होंने एक मेथड बनाए, उसको उन्होंने कह दिया साइंटिफिक मेथड, और फिर बोलने लगे जो इसको फॉलो करेगा वही साइंस होगी, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं. एग्जाम्पल के लिए एक पॉटर है, कुम्हार, वो भी एक मेथड फॉलो करता है, लेकिन क्योंकि ये इनकी दी हुई डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं करता है तो कभी भी इसको साइंटिस्ट नहीं कहा गया. क्योंकि मेथड वो भी फॉलो कर रहा है, आइडिया को रियलिटी में एक पॉटर भी बदल रहा है जैसे कि एक साइंटिस्ट बदलता है. एक एग्जांपल फिर लीजिए इस पे, आइडिया ऑफ न्यूक्लियर वेपन और रियलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन. अब आप मुझे बताइए इस चीज को एग्जीक्यूट कराने वाले को आप क्या कहेंगे? शायद आप इसको कराने वाले को कह देंगे साइंटिस्ट. यार बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचा और न्यूक्लियर वेपन बना दिया. चलिए, आइडिया ऑफ व्हील और रियलिटी ऑफ व्हील, जो एक प्रिमिटिव मैन ने किया होगा ऐसा कभी, मीन्स उसने व्हील के बारे में सोचा होगा, व्हील आ गया होगा उस जमाने के आदमी ने, लेकिन कभी भी हमने उसको साइंटिस्ट कहा या कभी हमने उसको उतनी इज्जत दी जितनी कि इनको देते हैं? नहीं. तो इससे कुछ समझ में आता है कि 10-5 लोग जो हैं वो पूरा कंट्रोल किए हुए हैं नॉलेज सिस्टम को, और वो जैसे नॉलेज सिस्टम को चलाना चाहते हैं वैसे ही चला रहे हैं. तो इसको इन्होंने कहा पैराडाइम. अब ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा पैराडाइम, इसका मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट क्या है.
Kuhn, in his book The Structure of the Scientific Revolution, argues that what is considered as scientific truth is simply a product of an agreement amongst the members of the scientific community. चार यार बैठ लिए, उन्होंने जो कह दिया वही सही हो गया, ये कुछ कह रहे हैं. He pointed out that scientific knowledge, truth is based upon paradigm. Set of belief shared by the scientist and shared framework of assumption, theories and methods that guide scientific inquiry within a specific field for a period. Think of them as a dominant lenses through which scientists view the world. टाइम आप कुछ यही मान लीजिए, एक बिलीफ है जो कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ही शेयर किया गया बिलीफ है. वो आपस में बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं, कुछ मेथड्स बनाए, एजम्पशन बनाए, थ्योरीज बनाए, मेथड्स बनाए दैट गाइड साइंटिफिक इंक्वायरी विद इन ए स्पेसिफिक फील्ड फॉर ए पीरियड. थिंक ऑफ देम एट डोमिनेंट लेंसेज थ्रू विच साइंटिस्ट व्यू द वर्ल्ड. मीन्स साइंटिस्ट उसी चश्मे से पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं. मीन्स एक इन्होंने पर्टिकुलर चश्मा है, अगर आप वो चश्मा पहनेंगे तभी आप साइंटिफिक कहे जाएंगे और वो चश्मा ही है पैराडाइम. ऐसे आप कुछ मान सकते हैं. साइंटिस्ट ऑपरेट विद इन द एग्रीड अपॉन पैराडाइम. ये जो कह देते हैं चार लोग, चार यार, वही साइंस है, ऐसा कुछ इनका कहना है. दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी द वर्ल्ड इन एनी अदर वे. अब आप देख रहे हैं साइंस और किसी तरीके से नॉलेज सिस्टम को देखने नहीं चाहता है. मीन्स साइंस बहुत ओपन नहीं है. और यही बात कहीं ना कहीं कार्ल पॉपर गलत बता रहे थे और यही बात थॉमस कुन साहब भी गलत बता रहे हैं. ही हाईलाइट्स दैट साइंटिफिक बिलीफ एंड नॉलेज डू नॉट चेंज ग्रेजुअली और इंक्रीमेंटली, इंस्टीड दे चेंज इन रिवोल्यूशनरी मैनर. ये करें जैसे आप पॉजिटिविस्ट स्कॉलर ग्रेजुअल चेंज और एवोल्यूशनरी चेंज या नॉलेज सिस्टम में भी ऐसा ही चेंज देखते हैं. बोले ऐसा चेंज नहीं होता है. चेंज हमेशा रिवोल्यूशनरी मैनर में होता है. दैट इज सडन शिफ्ट फ्रॉम वन पैराडाइम टू अदर. इन एवरी पैराडाइम शिफ्ट व्हाट इज रिगार्डेड एज द साइंटिफिक truth changes. Hence, there is no guarantee that the currently agreed upon paradigm will be acceptable in the future also. बोले बहुत सारी चीज़ें साइंस में चेंज हो जाती हैं, वो भी रिवोल्यूशनरी मैनर से. तो बहुत सारा चेंज साइंस में भी देखने को मिल जाता है. जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, पहले अरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स थी, अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई. जो साइंस के ठेकेदार कह देते हैं वही साइंटिफिक नॉलेज मान ली जाती है. ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है पैराडाइम के रिस्पेक्ट में. पैराडाइम मीन्स जो साइंस के ठेकेदार कह दें वही नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज कही जाती है. पैराडाइम, उसके बाद नॉर्मल साइंस, उसके बाद एनोमलीज इन पैराडाइम, फिर क्राइसिस, फिर रेवोल्यूशन, फिर न्यू पैराडाइम. तो इनका ये मानना है कि जो क्राइसिस है उसके बाद जो रिवोल्यूशन आएगा वो सडन होगा, न कि ग्रेजुअल होगा. ये कुछ देख रहे हैं साइंस की जर्नी. सो ये तो इन्होंने बताया साइंस कैसी होनी चाहिए. अब बात करते हैं थॉमस कुन सोशलॉजी के बारे में क्या कह रहे हैं. सोशलॉजी टुडे इज इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज. ये कह रहे हैं सोशलॉजी तो एक पैराडाइम में भी नहीं है. जैसे साइंस में तो चलो चार दोस्त मिल लिए, उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए, उसको कह दिया साइंटिफिक मेथड्स, और कुछ एजम्पशन किए, कुछ थ्योरीज बनाई, कुछ मेथड्स बनाए. चलिए एक सब्जेक्ट में कुछ कॉमनैलिटी तो मिल गई, मीन्स कुछ लोगों में एक कॉमन कंसेंसस तो मिल गया. बोले लेकिन सोशलॉजी में तो अभी आप डिबेट कर रहे हैं कि सोशलॉजी होनी कैसी चाहिए, सोशलॉजी साइंस है या नहीं है. बोले आप में तो अभी कंसेंसस की बात ही नहीं आई है. आप कहीं पॉजिटिविस्ट हैं, कहीं नॉन पॉजिटिविस्ट हैं. बोले आप तो साइंस के आसपास, क्या साइंस से पहली वाली स्टेज में हैं. तो इसलिए कहते हैं सोशलॉजी टुडे इज इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज. मीन्स आप साइंस के तरीके से तो एक पर्टिकुलर पैराडाइम में भी नहीं आ पाए हैं. आप तो अभी अपने खुद के झगड़े में फंसे हुए हैं. एज सोशल साइंटिस्ट आर नॉट इवन इन कंसेंसस. आप तो पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट की डिबेट में पड़े हुए हैं. दैट इज पॉजिटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट. सिंस अ सिंगल पैराडाइम हैज नॉट येट बीन एग्रीड अपॉन और एक्सेप्टेड बाय सोशल स्कॉलर, सोशलॉजी कैन नॉट बी अ साइंस. ये बोले साइंस में चलिए एक पर्टिकुलर पैराडाइम फॉलो कर रहे हैं, गलत ही सही, लेकिन चलिए एक पैराडाइम तो बनाई. लेकिन आप तो
वो तथाकथित साइंस में के पास भी नहीं है, आप तो साइंस से पहले ही हैं, आप प्री पैराडिग्मेटिक स्टेज में हैं, ऐसा कुछ कहना है थॉमस कुन का। चलिए कुछ और जो नॉन पॉजिटिव सोशल स्कॉलर हैं उनको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा।